चलो ठीक है। देखो उस दिन इतना ही बताए थे। इसकी इंजीनियरिंग मटेरियल क्लासिफिकेशन किए थे बेसिकली दो टाइप से, मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल बस पढ़ाए थे। मेटल में क्लासिफिकेशन कर दिए थे फेरस और नॉन फेरस। लास्ट टाइम इतना ही बताए थे, ठीक है। इसके आगे करते हैं। चलिए, उस दिन हम लोग देखे थे इंजीनियरिंग मटेरियल का टाइप्स यानी क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग पहला देखे थे मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में हम पढ़े थे पहला मेटल। मेटल कैन क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। फिर देखते हैं अदर क्लासिफिकेशन। आवाज़ नहीं चाहिए तो बोलना वहाँ पे। इसका हम अदर क्लासिफिकेशन देखते हैं। अदर क्लासिफिकेशन हम देखते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। देखिए अदर क्लासिफिकेशन में भी हम दो तरह पढ़ते हैं। एक होता है मेटल्स एंड एलॉय, मेटल्स एंड एलॉय, एलॉयज। एंड दूसरा आपका होता है सिरामिक मटेरियल, सिरामिक मटेरियल। आपका ये अलग टॉपिक ही कर दिया है, मेटल्स एंड एलॉयज। और सिरामिक्स भी एक अलग टॉपिक हुआ। सिलेबस देखे थे? हेलो हेलो। यस सर। एंड तीसरा आपका हो जाएगा यहाँ पे एक ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल, मटेरियल्स। अच्छा, इसमें से शायद नसीम सर ये ऑर्गेनिक पढ़ा चुके हैं। हेलो हेलो। हेलो। आवाज जाता नहीं है क्या? हाँ, बोले इसमें से नसीम सर पढ़ाए कौन कौन सा? एक मेटल्स पढ़ाए, मेटल एंड एलॉयज। पॉलीमर रहा है इसे। अच्छा, सिर्फ पॉलीमर पढ़ाए। हम्म। चलिए ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इस तीनों टॉपिक का थोड़ा थोड़ा डिफिनेशन देखें, जो इसका डिफिनेशन बेसिक कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। देन इसको हम अलग अलग ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम इसका थोड़ा ओवरव्यू देखेंगे, उसके बाद में अलग अलग पॉइंट में इसका जो ब्रीफली होगा उसको वैसे पढ़ेंगे। लिखना है जिसको लिख सकता है। इसमें से हम मेटल आपको बता दिए थे, मेटल, ठीक है। मेटल हम बता चुके हैं। हम पहले अब बताएंगे एलॉयज। हेलो, जिनको लिखना हो वो लिखिएगा। मेटल्स हम बता चुके हैं, हम एलॉयज बताते हैं। अच्छा, एलॉय का मतलब क्या? जो मिश्र धातु हमारा होता है वही, उसी को हम लोग बोलते हैं एलॉयज। हेलो, हेलो। हम्म। तुम लोग एकदम चुप हुए थे, मतलब आवाज ही नहीं जा रहा है। आवाज आ रही है। चलो ठीक है। अच्छा, एलॉयज हम कहते किसको है? एलॉय जो हमारा होता है वो होता क्या है? जो मेटल में अशुद्धियां, मेटल में अशुद्धियों को एलॉय बोलते हैं। ना उसको एस्क बोलते हैं। वही तो। अच्छा, स्टील हमारा क्या है? एलॉय है। स्टील में दो, मतलब सीधा समझिए कि एलॉय हम उसको कहते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा मेटल हो या नॉन मेटल हो, जब आपस में मिलता है क्या बनता है? हमारा एलॉय बनता है। जैसे आपका क्या है कि ब्रास एलॉय है, उसके बाद आपका स्टील एलॉय है। स्टील में क्या क्या रहता है? मेटल रहता है, कार्बन रहता है ना उसमें, तो हमारा क्या हो जाएगा? एलॉयज। देखिए, एलॉयज आर द composition of two or more than two metals or
मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या तो उसमें दो सीधा मेटल होना चाहिए या फिर मेटल और नॉन मेटल होना चाहिए। सिर्फ मेटल भी रह सकता है, दो अलग अलग मेटल, या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल भी रह सकता है। एंड ये आपका यहीं पे हो जाएगा आपका नॉन मेटल। देखिए एलॉयज के किसको बोलते हैं? जब दो मेटल या फिर मेटल और नॉन मेटल को हम मिक्स करके जो मटेरियल बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एलॉयज बोलते हैं। हेलो, हाँ आवाज आ रहा है? हाँ सर। बोलते हैं तो लोग बोलता ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा एलॉयज आर हैविंग गुड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऑफ रेसिस्टेंस। देखिए एलॉय का जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है वो एज कम्पेयर टू मेटल सिर्फ और नॉन मेटल बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर आप सिर्फ मेटल में अगर प्योर लोहा लेते हैं तो क्या वो ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा उसका? हेलो, नो सर। अगर हम प्योर हमर ले लें फेरस तो क्या इसका जो स्ट्रेंथ है ज़्यादा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कोई भी चीज़ प्योर होता है ज़्यादा स्ट्रेंथ उसका नहीं होता। जैसे कि आपका स्टील है, स्टील क्या इसमें फेरस भी है, कार्बन भी है। अगर हम दोनों को जब मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है? स्टील बनता है। इसमें और भी कंपोनेंट होता है। एज कम्पेयर टू प्योर मेटल जो होता है एलॉयज होता है, प्योर मेटल कंपेरिजन में ज़्यादा स्ट्रेंथ होता है उसका। हेलो, एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट रेसिस्टेंस का मतलब क्या है? हेलो, अच्छा टेम्परेचर जो आप पहले हम यहाँ लिखे लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, इसका मतलब क्या है? हेलो, तुम अकेले हैं क्या इसमें? हेलो, हेलो। तुम अकेले हैं क्या अभी? नो सर। कोई बोल कहाँ रहा है? पूछिए गोविंद सर। गोविंद, हाँ आवाज जाता है ना, बोल रहे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा है। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का मतलब क्या है? कि उसका प्रतिरोध का क्षमता टेम्परेचर। टेम्परेचर क्षमता नहीं, देखिए लो टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब है कि अगर आप एलॉयज का अगर टेम्परेचर बढ़ाते भी हैं, टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें उसका, हेलो, तो उसका जो रेसिस्टेंस होता है लगभग सेम ही रहता है। डेट मीन्स कि ये हम लो इसका बात कर रहे हैं, लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस का। एलॉय का टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ा भी दीजिएगा ना तो उसका रेसिस्टेंस जो होता है लगभग सेम ही रहता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस, पहले जितना रहता है। लेकिन अगर हम बात करें टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस तो ये होता है कि टेम्परेचर हम जब बढ़ाते हैं तो उसका जो रेसिस्टेंस है, उसका जो क्षमता है वो कितना चेंज होता है, ये उसको दिखाता है ये। लेकिन लो टेम्परेचर रेसिस्टेंस का मतलब है कि हमारा एलॉय का अगर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ भी गया तो उसका जो स्ट्रेंथ है वो सेम ही रहेगा, लगभग नहीं के बराबर चेंज होता है, बहुत ही कम चेंज होता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या कि हमारा लो टेम्परेचर कोफिशिएंट रेसिस्टेंस होता है इसका। ठीक है, हमको लगता है तुम जैसे कि एक अकेला आदमी कोई नहीं होता उसमें, खाली तुम्हें बोलता है बाकी दोनों चुप रहता है। गोविंद बहुत होशियार बनना है। गोविंद बोलो नहीं आप। सर आवाज रिटर्न होता है इसलिए नहीं बोला है। अच्छा आवाज रिटर्न होता है, चलो ठीक है रिटर्न होता देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसका अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल क्या होगा एलॉयज का? जैसे आपका स्टील, ब्रॉन्ज, सुपर एलॉय एक्सेट्रा। कोई लिख भी रहा क्या? यस सर लिख रहे हैं। अच्छा
सर ये सुपर एलॉय क्या है? बता देते हैं। अच्छा यहाँ से चेंज हो रहा है। हाँ क्या बोला तुम? सुपर एलॉय। हेलो। हाँ देखो सुपर एलॉय तो ऐसा मतलब एलॉय होता है जिसमें अगर तुम मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर हीट दे दोगे ना, बहुत ज़्यादा, फिर भी क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गर रहेगा। उसको जो मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है वो चेंज नहीं होगा। अगर जैसे अगर नॉर्मल, अगर स्टील में भी बहुत सारा टाइप होता है, अगर नॉर्मल जो आपका स्टील है उसमें अगर हीट दीजिए क्या करेगा, पिघलने लगता है। लेकिन जो हाई स्ट्रेंथ वाला रहता है उसको एक्सट्रीम हीट हीट मिलता है, बहुत ज़्यादा हीट मिलेगा, तो क्या होता है, पिघलता नहीं है। उसका जैसा रहता है ना वैसा ही रहता है, उसमें ज़्यादा टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर एलॉय। जैसे कि एयरक्राफ्ट जो बनता है, हेलो, एयरक्राफ्ट का जो इंजन में जो हम लोग अच्छा यहाँ पे देखो, जो 24 घंटा 24/7 जो हम लोग का तो निकलते रहता है फ्लेम आईओसीएल में, हाँ वहाँ पे कभी देखा कि वो कभी पिघल गिरता नहीं है, 24 घंटा वहाँ पे जलते रहता है, कितना हीट रहता होगा, हाँ फिर भी वहाँ पे क्या रहता है, वो वैसे का वैसे रहता है, तो वो सब हमारा क्या हो जाता है, सुपर एलॉय हो जाता है। इसका हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट इंजन में करना हो, रॉकेट्स में करना हो, या फिर केमिकल इंडस्ट्री में करते हैं, इसका हम यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट इंजन में। इंजन में, या फिर जैसे कि तुम्हारा हो गया केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, जैसे कि हम लोग कोई स्पेस में भेजते हैं कुछ चीज़, जैसे कि तुम्हारा रॉकेट हो गया, रॉकेट्स, इसमें क्या करते हैं, हाई जो जो कि सुपर एलॉय है उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि लगता है कि उससे कितना ज़्यादा स्टीम निकलता है, स्ट्रीम लेवल पर जो है जो हीट निकलता है। हमारा रॉकेट जब लॉन्च होता है, जैसे कि पीएसएलवी, हम लोग जब भी चांद पर भी गए थे, तो उसमें जो रॉकेट यूज़ किए थे, उसमें नीचे से कितना ज़्यादा एनर्जी निकल रहा था, हीट बहुत ज़्यादा निकल रहा था। अगर वो अच्छा क्वालिटी का एलॉय नहीं होता, सुपर एलॉय नहीं होता, तो क्या वो उतना हीट सह पाता, पिघल जाता तुरंत में। हेलो, हम्म, हाँ समझ में आया कि सुपर एलॉय क्या होता है? हाँ अगर एग्जांपल में लिखना है इसका, देखो इसमें एयरक्राफ्ट के इंजन में जो हम एलॉय करते यूज़ करते हैं, इसमें तुम्हारा होता है इनकोनेल, इनकोनेल। इसका इसी इनकोनेल का यूज़ हम लोग गैस टरबाइन में भी करते हैं। एक तुम्हारा होता है निमोनिक, निमोनिक, इसमें तुम्हारा होता है निकेल प्लस क्रोमियम, ये निकेल और क्रोमियम बेस्ड एलॉय है। इसका भी यूज हम लोग करते हैं जैसे कि टरबाइन का जो ब्लेड बनता है, ब्लेड, टरबाइन का जो ब्लेड बनता है उसमें इसका यूज करते हैं। हेलो, हाँ समझ में आया सुपर एलॉय किसको कहते हैं? हाँ समझ में आ गया। चलो ठीक है, सर आवाज रिटर्न आता है। तुम्हारा ही आवाज रिटर्न जा रहा होगा, हाँ पता नहीं कैसे रिटर्न कैसे हो रहा, पता नहीं, पर देख लो कैसे क्यों रिटर्न हो रहा है। मतलब मेरा ही प्रॉब्लम है। मेरे यहाँ तो तुम्हारा, तुम बोलता है सिर्फ तुम्हारा ही आवाज आ रहा है, मेरा रिटर्न नहीं आ रहा है आवाज। सिरामिक्स मटेरियल, पहले बस देखो, अभी इसका सिर्फ ओवरव्यू बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम सिरामिक का पूरा, जैसे तुम लोग को सिलेबस में दिया पूरा टॉपिक ही दे दिया सिरामिक्स, फिर हम वैसे बताएंगे, अभी सिर्फ इसका ओवरव्यू बता रहे हैं। हेलो, सिरामिक्स, यस सर। सिरामिक्स जानता होता क्या सिरामिक्स? मिट्टी का बर्तन देखा है, मिट्टी का जो हमारा बर्तन होता था पहले, हाँ वो भी हमारा क्या है, सिरामिक्स ही है। ब्रिक्स जो बनता है वो क्या होता है, हमारा सिरामिक्स होता है। प्लेट बनता है, कप बनता है, ये सब हमारा क्या रहता है, सिरामिक्स रहता है। तो सिरामिक्स होता है मतलब ऐसा मटेरियल है जो इनऑर्गेनिक, जैसे तुम्हारा नन मेटल हो गया,
और नॉन मेटेलिक कंपाउंड से बना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिरामिक्स बोलते हैं। ये तुम्हारा नॉन मेटेलिक जो सॉलिड होता है, जिसमें मेटल्स नहीं होता है, वो क्या कहलाता है? सिरामिक्स मटेरियल कहलाता है। मिट्टी के बर्तन में क्या हमारा उसमें मेटल रहता है? नो सर। कप, जो चिकनी मिट्टी का कप देखता है चाय पीने वाला, या फिर चिकनी मिट्टी का प्लेट भी आता है, क्या उसमें मेटल्स रहता है? अच्छा, ग्लास देखा? ग्लास, ग्लास जो हमारा क्या है? सिरामिक्स है, क्या उसमें मेटल्स है? हेलो, हाँ सिर्फ तुम ही बोल रहा है, आवाज सिर्फ तुम ही को हाँ, जाता है। खाना रिटर्न आ रहा है। मेरा आवाज रिटर्न आ रहा है? नहीं मतलब इधर से जो बोल रहा है ना। अच्छा, चलो ठीक है। देखो, सिरामिक materials are non-metallic solid. Non-metallic solids. These are made of inorganic compounds such as oxides, nitrides, silicates का नाम सुना होगा, silicates and carbides. नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, सिरामिक मटेरियल materials possess exceptional structural electrical, magnetic, chemical and thermal properties. इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा जैसे सिलिका, ग्लास, सीमेंट, MgO, CDS, ZNO, SiC एक्सेट्रा। इसको लिखना लिखो। सब लिख लिया। अच्छा, इसका मतलब समझा? सिरामिक्स मटेरियल्स possess exceptional structure, electricity, magnetic, chemicals and thermal properties. हेलो, हाँ इस लाइन का मतलब समझा? सिरामिक मटेरियल्स possess exceptional structures, electrical, magnetic, chemical and thermal properties. हम पूछ रहे हैं कि इस लाइन का मतलब समझा? इसका मतलब सिरामिक मटेरियल्स possess exceptional structure, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक और केमिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज, इसका मतलब समझा? नहीं समझे। देखिए, सिरामिक का पहले इसको समझते हैं। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सिरामिक्स के टर्म में यहाँ पे स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? सिरामिक्स देखिए कि बहुत ही क्या होता है? हार्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, प्रेशर ये काफ़ी ज़्यादा हैंडल कर लेता है। जैसे कि आपका मिट्टी का जो बर्तन बनाते हैं, आपके मिट्टी का बर्तन जो पतला बनाते हैं, सिर्फ मिट्टी का, जैसे कि आपका ये क्या हो ZNO, ये क्या हार्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा लोड को भी काफ़ी ज़्यादा क्या करता है? रसिस्ट कर लेता है। सीमेंट का जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, सीमेंट जो हम छत डालते हैं, या फिर रोड ही जब बनाते हैं, तो उसमें रोड बनाते क्या उसमें हम मेटल्स लगाते हैं?
मेटल सब कोई यूज तो करते नहीं, सिर्फ क्या रहता है, सीमेंट रहता है, छड़ रहता है, सीमेंट रहता है, बालू रहता है, गिट्टी रहता है, यही ना रहता है। हाँ क्या हम उस रोड पे कितना ज़्यादा लोड पड़ता है, दिन में कितना सारा गाड़ी जाता है, लोग जाते हैं, क्या वो जल्दी टूटता है? सर, उसमें चारकोल लेगा, किसमें? रोड बनाते हैं जो। चारकोल? चारकोल का यूज हम कहाँ करते हैं? हाँ, अलकतरा वाला जो बोल रहे तुम, हाँ अलकतरा वाला हमको बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो सीमेंट से जो ढलैया करते हैं, सीमेंट वाला। ढलैया जो होता है रोड, या फिर तुम जैसे दीवार ही हो रहा है, दीवार ही अगर जो रहा है, दीवार काफी ज्यादा प्रेशर हैंडल करता है, हाँ तो क्या हमारा सिरामिक्स है, सीमेंट का उसमें यूज हो रहा है, सीमेंट क्या करता है, उसको पकड़ के रखता है, सीमेंट जो है क्या करता है, उसको जमा के रखता है, पकड़ के रखता है, प्रेशर काफी ज्यादा हैंडल करता है। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि तुम्हारा जो ग्लास है या फिर कोई भी सिरामिक मटेरियल, ग्लास ले लो, कप ले लो, मिट्टी का बर्तन ले लो, क्या उसे इलेक्ट्रिसिटी पास करता है? नहीं करता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, रोकता है। क्या उसमें मैग्नेटिक का कोई इफेक्ट पड़ता है? नहीं पड़ता है। उसमें तुम कोई केमिकल भी दो तो वैसे कोई से रहेगा। हेलो, हाँ अगर हमारा जो जैसे कि हमारा जो कप है, अगर कप में हम कोई केमिकल दे दे तो क्या उसमें कोई कोरेजिव रेसिस्टेंस होगा, कोरेजन होगा उसमें, होता। कोरोजन होगा उसमें। जैसे अगर हमारा एसिड दे देते हैं, क्या उस कप में जो हमारा चिकनी मिट्टी का कप होता है या मिट्टी का कप होता है, उसमें इफेक्ट पड़ेगा एसिड का? नो सर। नहीं पड़ेगा। वहीं अगर हम किसी स्टील का कप हो या फिर जो हमारा लोहा जो है जंग लगा हुआ रहता है, लोहा पे भी अगर हम एसिड दे दें क्या करेगा, रिएक्ट तुरंत कर लेगा, लेकिन इसमें रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ठीक। चलो नेक्स्ट लिखते हैं। इस ऑर्गेनिक मेटल समझता है गोविंद? गोविंद, नहीं समझते। तुम लोग ऑर्गेनिक मेटल नहीं समझता है? फर्स्ट सेमेस्टर The केमिस्ट्री, Cornic धातु। फर्स्ट सेमेस्टर में तुम्हारा केमिस्ट्री पढ़ा है, पॉलीमर पढ़ा है, हाँ ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है वो सब, प्लास्टिक, अरे रबर पढ़ा होगा, पॉलीमर पढ़ा होगा, तुमने पीवीसी पढ़ा होगा, प्लास्टिक पढ़ा होगा, रबर पढ़ा होगा, ये सब क्या है, कौन सा मटेरियल? ऑर्गेनिक मटेरियल है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जरूर पढ़ा होगा। जिसमें कार्बन रहता है उसी को ना हम बोलते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल। पूरा पॉलीमर पढ़ लिया है, केमिस्ट्री पढ़ लिया, तुम लोग को ये नहीं पता कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा जरूर होगा। अभी केमिस्ट्री तुम लोग के सिलेबस में है? हाँ, तुम लोग के सिलेबस पढ़े में हैं। अभी केमिस्ट्री है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री केमिस्ट्री होगा ही, रिएक्शन तुम लोग ने पढ़ा है। हाँ तुमको पता होना चाहिए कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है या फिर क्या है। तुमको ये नहीं पता कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्यों नाम पढ़ा उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? उसमें कार्बन और कार्बन के तो कार्बन और या फिर उसके कार्बन के जो अणु से जो हमारा एलिमेंट से कोई मटेरियल बनेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं बोलेंगे। हाँ तो तुम लोग तो कंफ्यूज हो जाता है, या फिर याद नहीं किया है, या फिर समझा नहीं है। ऑर्गेनिक मटेरियल्स, चलो रिवाइज करो घर पे, ठीक है? रिवाइज करता है और सब्जेक्ट जो पढ़ लिया है करते हैं। ये बता, नॉर्मल करते हैं बस। चलो ठीक है, करो, लिखो। ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर हैविंग कार्बन एज ए कॉमन एलिमेंट। कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसमें कार्बन होगा ही होगा, चाहे उसके अलावा कोई और भी रहे, हाइड्रोजन रहे या जो भी रहे, लेकिन उसमें कार्बन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इन ऑर्गेनिक materials carbon is chemically combined with oxygen, hydrogen and other non-metallic substances. ऑर्गेनिक मटेरियल में हमारा कार्बन क्या रहता है, कॉमन एलिमेंट रहता है, उसके अलावा चाहे हमारा कुछ भी रह सकता है, ऑक्सीजन रहे, हाइड्रोजन रहे या फिर कोई भी नॉन मेटेलिक सब्सटेंस रहे, इसमें उस सब किसमें आएगा, ऑर्गेनिक मटेरियल्स में।
is generally organic material are having complex chemical bonding. केमिकल बॉन्डिंग एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे कि आपका हो गया प्लास्टिक, प्लास्टिक्स, पीवीसी, सिंथेटिक रबर, एक्सेट्रा। तुमको पीवीसी का बता सकते हैं पीवीसी बनता कैसे है? तुम लोग पॉलीमर पढ़ा है, पीवीसी कैसे बनता है बता सकता है? हेलो, चीज में भी है कौन कौन? अच्छा सिर्फ तुम ही दोनों है। गोविंद, हाँ पीवीसी मटेरियल जो हमारा है बनता कैसे है? भूल गए, फर्स्ट सेमेस्टर पढ़े थे। अच्छा भूल गए, बस अच्छा बड़ा एक बार रिवाइज करके देखे, मतलब अभी इस सेमेस्टर में अगर है तो एक बार देख लेना, अगर नहीं होगा ऐसे तुम लोग पॉलीमर पढ़ना है तुम लोग को, रिवाइज कर लेना एक बार, ठीक है? ठीक है, ठीक है हाँ। नहीं कर लेना। इस सेमेस्टर में है। इसमें पॉलीमर है, सो इसमें पॉलीमर है यूनिट 3 में। ना इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पॉलीमर नहीं है। लेकिन वो हमें पूछे, ये तुम्हारा यूनिट 3 अभी जो चल रहा है इसमें पॉलीमर पढ़ना है? सिलेबस देखा है? इसमें सिर्फ थर्मोटेक्निक प्लास्टिक फाइबर है। अच्छा फाइबर है, चलो ठीक है, लिख लिया। सर इसमें पीवीसी नहीं करना है, हाँ पीवीसी नहीं पढ़ना है, हम वो ने पूछे। सिर्फ थर्मोसेटिंग, थर्मोप्लास्टिक और इलास्टोमर है। अच्छा एक मिनट सिलेबस निकाल। अच्छा ये लिखा, हाँ ऐसा समझ में आया? हेलो, समझ में हाँ समझ हाँ गए। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, तो सिलेबस निकाल देख लेते हैं तुम लोगों को क्या है। इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मटेरियल क्लासिफिकेशन, मेटेलिक मटेरियल, फेरस, कार्बन स्टील, लो एलॉय स्टील, एल्युमिनियम, नॉन मेटेलिक मटेरियल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिक कंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर, थर्मल कंडक्टिविटी, डेंसिटी ऑफ कंडक्टिविटी। चलो ठीक है, हेडिंग लगाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग सोच रहे बंद करने, बहुत देर हो जाएगा। हेलो, हाँ ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो मतलब तुमको भेजना है क्या? इतना बड़ा हाँ इतना भेज पाएंगे हम? इतना बड़ा जाएगा? सर, प्रकाश डाल लिए थे तो भेज दिया। ठीक है देखेंगे जाएगा तब इतना बड़ा। चलो पहला लिखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अभी जो हम ऊपर में बताए थे मेटेलिक नॉन मेटेलिक, ये सब ये अभी ओवरव्यू से हम दिए हैं, इसके डीप में भी हम पढ़ाएंगे, जैसे कि फेरस एलॉय हो गया, फेरस हो गया, एलॉय हो गया, इसका हम फिर डीपली में बताएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब भी बताएंगे, ठीक है? उस टाइम बस ऊपर जो हम बताएं सिर्फ ओवरव्यू बताएं, ठीक है? हेलो, गोविंद हाँ चुप हो रहा, आप जब पूछते हैं तो सब उसमें बोलो। लिखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला लिखो, इसमें पॉइंट 1 देके लेना, इसमें पहला लिखो मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट, द मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट।
ये लिखना, उसके नीचे में फर्स्ट लिखना, देन इसमें आप लिखाते हैं। लिखा है? हेलो, हाँ हो गया। चलो इसमें लिखना, ठीक है? इसमें लिखना, फर्स्ट पॉइंट है, उसमें लिखना। लिखो, द मेल्टिंग और freezing point of pure metal is defined as the temperature at which the solid and liquid phases can exist in stable equilibrium. Exist in stable equilibrium when a metal is heated to melting point, the liquid phase appears, and if more heat is supplied, is off. If more heat is supplied, the solid metals completely at constant temperature. लिखो तो समझाते हैं इसको। हो जाएगा तो बोलना, लिखा हुआ हो जाएगा तो बोलना। लिख लिया सर। इस मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी जो हमारा मेटल है क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा, मीन्स क्या होगा? पिघल जाएगा। और अगर कोई हमारा लिक्विड है, लिक्विड मटेरियल, क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट में आएगा, क्या हो जाएगा? सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हमारा क्या है? आइस। हम बोलते हैं कि फ्रीजर में डाल दो, पानी को हम फ्रीजर में डालते हैं तो क्या हो जाता है? फ्रीज होता है, मीन्स क्या? वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। आइस जो हमारा क्या है? सॉलिड है। हम लोग बोलते हैं कि पानी को फ्रीजर में डाल देते हैं, किस लिए? ताकि फ्रीज हो जाए, यानी कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए? आइस, दैट मीन्स कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। जब सॉलिड में कन्वर्ट, जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। और कोई अगर सॉलिड है, वो अगर मेल्ट हो रहा है, यानी कि पिघल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पर वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, क्या बोलेंगे उस टेम्परेचर को? मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। हेलो, हाँ समझ में? मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं और फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? हाँ यहाँ पे वही लिखे देखो। As the temperature at which solid and liquid phase are exist in stable condition,
व्हेन अ मटेरियल, ये अभी क्या है, अपना अपना कंडीशन जो उसका इक्विलिब्रियम उसमें है। व्हेन द मटेरियल इज हीटेड, जब उसको हम हीट करते हैं, अगर हमारा सॉलिड है उसको हम हीट करना स्टार्ट करते हैं तो एक टाइम आता है किसमें कन्वर्ट होता है। इस लाइन का मतलब देखो, ये जो तुम्हारा है एक मिनट पेन कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। ये जो तुम्हारा है एज द टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस द सॉलिड एंड लिक्विड फेज कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब अगर इस टाइम पे अगर तुम्हारा कहने का मतलब ये कहने का मतलब है तुम्हारा लिक्विड है तो वो भी लिक्विड है, अगर सॉलिड है तो सॉलिड ही है। बट यहाँ बोला व्हेन अ मेटल इज हीटेड टू मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि अगर हम किसी मेटल को हीट करते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट पर द लिक्विड फेज अपीयर्स, वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विड में। वो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा वो टेम्परेचर हमारा क्या कहलाएगा, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। हेलो, हाँ समझ में आया मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं। हाँ समझ गया। इसका एक और डिफिनेशन लिख लो अलग अलग करके, मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट देखो, द टेम्परेचर at which a solid changes into liquid changes into a liquid is called melting point, एंड दूसरा लिख लो फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट देखो, द टेम्परेचर एट विच a liquid changes into a solid is called freezing point, लिखा हो जाएगा तो बोलना। हो गया, यस सर। चलो ये तुम्हारा था फिजिकल प्रॉपर्टी का फर्स्ट पॉइंट। दूसरा प्रॉपर्टी लिखो, अभी फिजिकल में ही लिख रहे हैं, ठीक है। लिखो डेंसिटी। कोई बता सकता है डेंसिटी किसको बोलते हैं, डेंसिटी का डिफिनेशन। द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे, हाँ ठीक है। जिस भी मटेरियल का डेंसिटी कम है वो क्या होगा, लाइटर होगा। जिसका डेंसिटी कम होगा वो क्या होगा, हमारा लाइटर होगा। और जिसका डेंसिटी हाँ। ज़्यादा, डेंसिटी का मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं घनत्व। हाँ जैसे आपका सॉलिड है, सॉलिड में देखिएगा कि जो आपका पत्थर है उसका डेंसिटी क्या रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। सॉलिड में लकड़ी भी आता है, उसका डेंसिटी क्या रहता है, कम रहता है, जिस कारण क्या पानी पे तैरता भी है। वहीं अगर हम पत्थर डालें सेम साइज का क्या होता है, डूब जाता है, क्योंकि उसका डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। जैसे हम बोल सकते हैं जिसका डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा हेवियर होगा, और जिसका डेंसिटी कम होगा क्या होगा, लाइट वेट होगा हमारा। उसमें ज्यादा जितना रहेगा हाँ ज्यादा वेट रहेगा। इसीलिए हम एयरक्राफ्ट में किसका यूज करते हैं, लो डेंसिटी मटेरियल का, ताकि क्योंकि उसको ऊपर उड़ना है। अगर हेवियर रहेगा तो क्या नीचे आ जाएगा, इसलिए उसमें किसका यूज करते हैं हम लोग, लाइट वेट मटेरियल का। देखिए
डेंसिटी इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, डेंसिटी इज द फिजिकल property of a material defined as the mass per unit volume, स्थिति घनत्व दबाव। per unit volume। डेंसिटी कंप्यूट किसे करते हैं? तो सर डेंसिटी और वेट में क्या अंतर रहेगा? एक मिनट बता देते हैं। डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो। वेट हमारा क्या होता है? वेट हमारा क्या होता है? mg। इसमें क्या हाँ। ग्रेविटी लगता है, डेंसिटी कोई से मतलब ही नहीं है। डेंसिटी हमारा होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ग्रेविटी को इसको क्या है, कोई लेना देना नहीं है। डेंसिटी हमारा सर जैसे आप पत्थर का एग्जांपल दें तो उसमें बोले मतलब जितना वो हैवियर उतना उसका डेंसिटी ज्यादा है। जितना ज़्यादा डेंसिटी रहता है वो ज़्यादा हेवियर होता है, क्योंकि देखिएगा कि आपस में क्या रहता है, वो बहुत ज़्यादा उसका जो मॉलिक्यूल एटम जो है आपस में क्या रहता है, काफ़ी ज़्यादा चिपका, उसके बीच में गैप्स रहता है। पत्थर के नहीं। बीच में गैप्स रहता है? नहीं रहता है। पूरा उसका जो भी एटम है क्या रहता है, आपस में पूरा चिपका हुआ रहता है। दैट मीन्स उसी को क्या बोलते हैं कि ये डेंस ज़्यादा है। वहीं पे आप कोई दूसरा लीजिए तो वो हल्का, जैसे कि आप फोम लेते हैं या फिर लिक्विड ही लेते हैं। लिक्विड में भी डेंसिटी है, लिक्विड का भी तो डेंसिटी होता है ना। हाँ। लिक्विड में आप पत्थर पे एक केजी पत्थर लीजिए, ठीक है, उस पर चीनी डालिए, उसमें जाएगा अंदर, घुल पाएगा? नहीं घुल पाएगा। वहीं आप एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें चीनी डालिए, उसमें घुल जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक उसमें भी घुलेगा। जब उसका डेंसिटी हाई हो जाएगा, अब बहुत ज़्यादा चीनी डालते एक टाइम होता है कि चीनी घुलना क्या होता है, बंद हो जाता है, यानी उसके बीच से गैप्स क्या होता है, फुलफिल हो जाता है, तो वो भी क्या होता है, ज़्यादा हेवियर बन जाता है। चाशनी देखें, हाँ। चाशनी में देखिएगा कि बहुत ज़्यादा अगर चीनी पड़ जाता है तो बहुत ज़्यादा क्या होता है, गाढ़ापन आ जाता है। हाँ। देन उसका डेंसिटी क्या होगा, बढ़ गया, भर गया। गैप्स फुलफिल हो गया। सुना भी होगा कि काफ़ी ज़्यादा डेंस है, कोई मटेरियल काफ़ी ज़्यादा डेंस है, क्या उसके डेंसिटी का मतलब घनत्व उसका, वो आपस में क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, चिपका होता है, गैप्स नहीं होता उसमें। ठीक है, और इसका हम यूनिट लिखे क्या हो जाएगा, अगर हम यूनिट निकालें क्या हो जाएगा, मास का क्या होता है, केजी, हाँ केजी मीटर क्यों। मीटर क्यूब। लिखो materials with low density are lightweight। अब लाइट वेट समझो, डेंसिटी ज़्यादा रहेगा तो उसका घनत्व क्या रहेगा, काफ़ी ज़्यादा रहेगा। घनत्व इसका ज़्यादा है, वापस में क्या रहेगा, चिपका हुआ रहेगा बहुत ज़्यादा, उस पर ग्रेविटी भी क्या लगेगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा। जैसे कि तुम एक बॉल ले लो और एक कोई, जैसे कि कोई हल्का चीज़ ले लो, जैसे तुम्हारा फोम हो गया, फोम भी सॉलिड फॉर्म में है, फोम भी हमारा क्या होता है, सॉलिड रहता है। और अगर कोई बॉल ले ले तो वो भी हमारा सॉलिड है। अगर दोनों को हम एक साथ गिराए तो पहले कौन सा आएगा, हेलो, बॉल पहले आएगा क्योंकि जिसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा, वो पहले आएगा। लाइट वेट, जैसे तुम्हारा क्या एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जैसे तुम्हारा क्या है, लाइट वेट मटेरियल है। एयरक्राफ्ट में हम लोग इसी का यूज़ करते हैं। दूसरा लिख लो, मटेरियल्स विथ हाई डेंसिटी, are generally heavier and stronger। समझ में आया? अभी है कौन कौन इस पे? हाँ। ये सब तीनों है। विभा तुमको समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। लिखा हो जाएगा तो बोलना।
लिख लिए सर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक लगा, नेक्स्ट लिखना थर्ड, थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी दिखाता क्या, मटेरियल किसी मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी क्या दिखाता है, किसी को पता है? कोई बता सकता है कि थर्मल कंडक्टिविटी किसी मटेरियल का दिखाता क्या चीज़ है? वो थर्मल का मतलब क्या होता है सर? उसमें दिखाता है कि हीट कितना जल्दी से एबिलिटी को बताता है ट्रांसफर हो रहा है। हाँ, थर्मल का मतलब होता है हीट, कंडक्टिविटी मतलब कंडक्ट हो रहा है, तो एक जगह से दूसरी जगह कितना जल्दी ट्रांसफर हो रहा है, दैट मींस कि ट्रांसफर। हाँ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल क्या दिखाता है कि कोई मटेरियल कितना जल्दी ये हीट का क्या करता है, ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। जैसे कि अगर हम लोग क्या करते हैं, चम्मच ले लें या कोई भी रॉड ले लेते हैं। अच्छा, जैसे कि तुम लोग चाय बनाता होगा, अगर बनाता होगा तो उसका जो डंडी रहता है, हम जो केतली बोलते हैं उसको, केतली को हम चाहते हैं गैस पर, क्या डंडी पर हम उसका जो है फ्लेम आता है डायरेक्ट? गैस No, का sir. फ्लेम डंडी पे नहीं आता है, वो जाता है केतली का जो पेनी रहता है वहाँ जाता है, लेकिन हीट क्या कहाँ तक आता है, उसका जो डंडी रहता है वो भी गर्म हो जाता है। क्यों? वहाँ पर हीट का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। लिखो देखो, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, thermal conductivity of metals is defined as the number of kilojoule, kilojoules of heat, kilojoules of heat that would flow per second through a specimen of a square meter in specimen 1 square meter in cross section and 1 meter in length when the temperature gradient is 1 degree centigrade. हेलो, हाँ अच्छा इसका मतलब समझा? द नंबर ऑफ किलोजूल्स ऑफ हीट दैट वुड फ्लो पर सेकेंड थ्रू ए स्पेसिमेन, दैट मीन कोई भी क्या है, जैसे कि छड़ है 1 मीटर स्क्वायर का, उसका क्रॉस सेक्शन है, जैसे कि मानते कोई स्पेसिमेन है, ये मतलब कोई हमारा क्या है, कोई भी मेटल है, इसका लेंथ कितना होना चाहिए, जब 1 मीटर रहता है और इसका क्रॉस सेक्शन भी क्या रहता है 1 मीटर, तब हीट ट्रांसफर चाहे इधर से इधर हो या फिर इधर हो पर डिग्री सेंटीग्रेड, जब टेम्परेचर क्या होगा 1 डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी भी 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल का और 1 मीटर लेंथ का
मेटल 1 सेकेंड में कितना केजी जूल जो है सो हीट ट्रांसफर करता है, उसको क्या बोलते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस मेटल। ठीक है, सर नहीं समझे। देखो जैसे कि हम कोई भी एक हम मेटल लेते हैं, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन कितना होना चाहिए? 1 मीटर। उसका लेंथ कितना होना चाहिए? 1 मीटर। यानी कि 1 मीटर क्रॉस सेक्शन का, और 1 मीटर सॉरी क्रॉस सेक्शन कितना, 1 मीटर स्क्वायर होगा, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर। और उसका लेंथ कितना होना चाहिए? 1 मीटर। 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया का और 1 मीटर लेंथ का कोई भी मेटल पर डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना हीट ट्रांसफर करता है, वो क्या दिखाता है? थर्मल कंडक्टिविटी। हेलो हेलो, हाँ देखो जब टेम्परेचर ग्रेडियंट, सर इसको पढ़े हैं, लेकिन सर पहला यूनिट में भी पढ़े थे। थर्मल कंडक्टिविटी, हाँ अच्छा बोलो तो होता क्या है? अगर हम सर उसमें एक फॉर्मूला लिखा है कि फॉरियर्स लॉ का, थर्मल ग्रेडियंट का नहीं होता, ठीक है, उसी में लिखा थे ना, तो पढ़ा है। हीट ट्रांसफर में, हाँ हीट ट्रांसफर में, ट्रांसफर में, कंडक्शन में पढ़ाए थे। हाँ कंडक्शन पढ़ाया हमें। उसमें सर थर्मल कंडक्टिविटी डिफाइन किए थे। हाँ क्या बताए थे बोलो तो? सर वो जो बोलेंगे मतलब हीट के ट्रांसफर को बताता है। हाँ हीट ट्रांसफर तो ये बताता ही है, हीट के ट्रांसफर को ही तो ये बताता है, नहीं तो पहले ही बोले, तुम बोला भी था कि हीट के ट्रांसफर जो होता है कि उसको दिखाता है, दिखाता तो हीट ट्रांसफर का ही है। हम डिफाइन कर रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी को। सर ये वाला नीचे वाला जो लिखा हुआ द नंबर ऑफ किलो जूल, वो नहीं लिखाए थे। अच्छा, वो सिर्फ ये बताए थे कि ये दिखाता क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी, ट्रांसफर ऑफ हीट का दिखाता है। ये तुम पढ़ा होगा फूरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन में, हाँ जब उसका डिफिनेशन पढ़ा होगा ना, हाँ हाँ उसमें पढ़ा होगा। जो क्यू हमारा था, सॉरी जो हमारा क्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया और dt by dx। dt by dx। ये हमारा क्या होता है? ये टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। हाँ टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। ये हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट, एरिया हो गया ये। एरिया। इसी को हम जो फ्लक्स के फॉर्म में लिखते हैं, ये हमारा KA। प्रोपोर्शनल हटता है तो एक टर्म आता है k, हाँ इसी को थर्मल dt कंडक्टिविटी। by dx। इसको हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ये हमारा क्या है? हीट ट्रांसफर। हाँ हीट ट्रांसफर है। अगर हम यहाँ से k इक्वल टू लिखें तो क्या आएगा? क्यू आएगा, क्यू बाय हाँ a इंटू डी टी बाय डी एक्स, ये होगा। हाँ अब हमको इसको डिफाइन करना है, ये थर्मल कंडक्टिविटी है, उसको हम डिफाइन कीजिए। देखो थर्मल कंडक्टिविटी अगर डिफाइन, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, हाँ 1। और इसका वैल्यू एरिया, हमारा एरिया क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो कितना होना चाहिए? 1 डिग्री सेंटीग्रेड हाँ टेम्परेचर। और लेंथ हमारा कितना होना चाहिए? एक ये भी लेंथ भी, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या दिखाता है? लेंथ होता है ये, सर बताए होंगे, ये लेंथ होता है, ये आपका टेम्परेचर। हाँ ये डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और हमारा लेंथ होना चाहिए कितना? 1 मीटर का। एरिया हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ये जो है ये भी कितना होना चाहिए? 1 मीटर स्क्वायर का होना चाहिए। एरिया हमारा क्या? 1 मीटर स्क्वायर। तब नहीं आएगा सिंपल सीधा k इक्वल टू 1, ऐसे में बोल सकते हैं 1k, तब ना आएगा हमारा। हाँ ये हम इस टर्म को बता रहे थे, इस टर्म का डिफिनेशन लिखा था, सिर्फ थर्मल कंडक्टिविटी किसको बोलेंगे वो हम लिखा रहे थे। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी तो पहले ही बोल दी थी, ये दिखाता क्या? थर्मल का मतलब होता है हीट, कंडक्टिविटी मतलब ट्रांसफर। मतलब ये क्या दिखाता है कि हीट का ट्रांसफर कितना जल्दी हो रहा है किसी मेटेरियल का। थर्मल कंडक्टिविटी कितना है वो इस पर डिपेंड करता है कि हीट का ट्रांसफर कितना ज़्यादा कर रहा है, कितना जल्दी कर रहा है, वही दिखाता है हीट का ट्रांसफर को। ठीक है, आप समझा? हाँ सर से बताया कि थर्मल कंडक्टिविटी इसको हम बोलते हैं। आपको ये डिफिनेशन शायद नहीं लिखा होंगे ये। हेलो, हाँ ये डिफिनेशन लिखा है सर? नो सर। तो लिख लो डिफिनेशन उसका, कोई थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन करने के लिए बोले। ये तो इसका प्रॉपर्टी हो गया। तो क्या प्रॉपर्टी शो क्या करता है? थर्मल कंडक्टिविटी मुझे क्या दिखाता है? तो वो तो हमारा दिखाता है ट्रांसफर ऑफ हीट, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर दिखाता है। बट कोई बोलेगा थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन कीजिए, तब हम क्या करेंगे? उस टाइम तो हमको सारा चीज़ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तब हम डिफाइन कर पाएंगे उसको। लिखो थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसका होता है? थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता किसका है?
गोविंद कहाँ गया है? सर सॉलिड लिक्विड गैस में पूछ रहे हैं। सॉलिड का सबसे ज्यादा थर्मल कनेक्टिविटी होता किसका है? 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, स्विच ऑफ हो जाएगा इसी में। हेलो हेलो, हाँ लिख लिया? हाँ लिख लिए। चलो इसका एक और डिफिनेशन देख लो, थोड़ा इजी में दिखा देते हैं, एक और दूसरे लैंग्वेज में लिखो। इन अदर वर्ड सर सॉलिड का होता है। हम पूछे कि सॉलिड में सबसे ज्यादा किसका थर्मल कंडक्टिविटी? अभी डायमंड में डायमंड का थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा आता है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी सबसे अच्छा कंडक्टर कौन, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है? सिल्वर। सिल्वर ही सबसे अच्छा मेटल है थर्मल कंडक्टिविटी का भी। दूसरा डिफिनेशन लिखा है, इन अदर वर्ड लिखो। वो जो ये जो अगर आपको पूछेगा थर्मल कंडक्टिविटी का डिफिनेशन बताइए प्रॉपर, तो डिफिनेशन यही होता है उसका, ठीक है? इसी का हम एक और डिफिनेशन निकाल देते हैं, दोनों का मीनिंग सेम ही आता है। देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लो per second through a material of unit area and unit length when there is a temperature difference of 1 degree centigrade across it. हेलो हाँ अब समझ में आया कि अगर कोई पूछेगा थर्मल कंडक्टिविटी का डिफिनेशन अगर प्रॉपर अगर लिखना हो, डिफिनेशन यही होता है। ये दोनों क्या उसका डिफिनेशन, इसी को हम थोड़ा दूसरे टर्म में लिखे हैं, दोनों एक ही चीज़ है दोनों एक ही चीज़, बस ये थोड़ा सिंपल लैंग्वेज। सर आपका आवाज सही से नहीं आ रहा। हेलो, बोले थर्मल कंडक्टिविटी का डिफिनेशन अब समझ में आया? हाँ यस सर। हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिव मटेरियल कौन सा है? सिल्वर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा सही से, बार बार फंस रहा है। आज फंस रहा है। ये लिखा तुम लोग? हाँ गोविंद नहीं है, गया होगा। गोविंद चल गया। चलो इसमें कुछ पॉइंट लिखा देते हैं, लिखो। लिखिए, सिल्वर एंड कॉपर show the highest thermal conductivity of all metals। सबसे ज्यादा किसका होता है? एक नंबर पे आपका कौन सा है? नंबर 1 आपका रहता है सिल्वर, एंड दूसरा नंबर कौन सा है? कॉपर।
और एक बात, जो जिसका थर्मल कंडक्टिविटी जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना अच्छा क्या होता है, कंडक्टर भी होता है। आपको पता हो कि इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा सप्लायर कौन सा है? सिल्वर। एंड सेकेंड नंबर कौन सा आता है? कॉपर वायर। हेलो, यस सर। हाँ इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है हमारा? सिल्वर। एंड सेकेंड सिल्वर, कॉपर। सेकेंड पे आता है कॉपर। सिल्वर का यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, इसलिए हम इसका यूज नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? कॉपर का। लिख ही लीजिए यहाँ पे, all metals are conductors of electricity where silver is the best conductor and copper is next. थर्मल कंडक्टिविटी समझ में आया अच्छा से? हो गया? यस सर। कितना नंबर था ये? 3 नंबर। चलो नेक्स्ट लिखो। 4 नंबर में थर्मल एक्सपांसन। थर्मल एक्सपांसन लिखा है? यस सर। लिखिए, थर्मल एक्सपांसन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। लिखो, thermal expansion is the property of material by which it expands। अच्छा, एक्सपांड जो करेगा किधर करेगा? या तो ये वो इंक्रीज करेगा लेंथ के लॉन्ग, इंक्रीजेस इन लेंथ में, या फिर एरिया में उसका बढ़ेगा, या फिर वॉल्यूम। एक्सपांसन का क्या मतलब था कि जैसे कि लेंथ अगर 1 मीटर है तो बढ़ के क्या हो जाएगा? 1.5 मीटर, 2 मीटर, यानी कि क्या होगा? फैल रहा है एक तरह से। हेलो, हाँ एक्सपांसन का मतलब होता क्या है कि अगर उसका लेंथ बढ़े या फिर एरिया बढ़े या फिर वॉल्यूम बढ़े। थर्मल एक्सपांसन का मतलब किससे बढ़ेगा? हीट से बढ़ेगा। थर्मल एक्सपांसन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय व्हिच इट एक्सपांड। एक्सपांड का मतलब बढ़ना। एक्सपांड व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस। अगर हम मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका क्या होता है? थर्मल एक्सपांसन होगा। या फिर उसके जो, अगर मान लेते हैं कि हमारा लेंथ इसका ये मेटल है, ये कोई मटेरियल है हमारा, अगर इसको हम हीट दिए, ठीक है, या तो बढ़ लंबाई के लॉन्ग बढ़े, या फिर हम चाहे तो इसका क्या करते हैं? एरिया बढ़ा सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ये भी बढ़ा सकते हैं। अगर हमारा 3D में अगर हम इसको समझे,
ये होगा आपका लंबाई, ये इसका क्या होगा चौड़ाई, और ये इसका क्या होगा ऊंचाई। हो सकता है कि इसका हम लंबाई और चौड़ाई तीनों बढ़ा दें हीट देके, जैसे कि देखते हैं कि हसुआ जो बनाता है काटने के लिए, किसका बनाता है, रॉड का बनाता है, हीट से ही ना उसको एक्सपांड करता है अलग अलग डायरेक्शन में। हाँ अगर मटेरियल का, मेटल्स को, कोई मटेरियल का जो मेटल है उसमें अगर हीट देते हैं तो क्या होता है, एक्सपांड होता है। जैसे देखते हैं कि आपका जो सिल्वर ही है उसका अलग अलग तरीका का जो हमारा ज्वेलरीज बनता है, किससे बनता है, हीट से ही ना बनाता है। लोहा जो रहता है उसको पिघला के क्या करता है, हीट देके अलग अलग फॉर्मेशन करता है, हाँ वो सब क्या है, थर्मल एक्सपांशन है। अगर आपका मोटा सा लोहा है उसको आप हीट करके उसको क्या करता है, पीटता है, उसको पीटना क्या होता है, आसान हो जाता है, तो उसको क्या हमारा थर्मल एक्सपांशन है। आप ऐसे भी अगर रखे हुए नॉर्मल ज़्यादा हीट देते हैं तो क्या करता है, एक्सपांड कर जाता है। हेलो, हाँ समझ गए सर। चलो ये था तुम्हारा क्या, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, थर्मल एक्सपांशन, थर्मल कंडक्टिविटी, डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ये समझ में आया? इसको पॉइंट में ही लिख लो यहाँ पे, इसको पॉइंट में लिख लो, टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपांशन। कौन कौन सा होगा, एक तुम्हारा हो जाएगा लीनियर, जिसको हम बोलते हैं लेंथ का लॉन्ग। दूसरा हमारा हो जाएगा एरिया, जो कि तुम्हारा सरफेस। एंड तीसरा तुम्हारा हो जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम में क्या था, पूरा कंप्लीट बॉडी आता है, कंप्लीट बॉडी। अच्छा, क्या सभी जितना भी हमारा मेटल है, जो भी मेटेरियल हमारा है, सबका थर्मल एक्सपांशन सेम होता है? नो सर। थर्मल एक्सपांशन सबकी का क्या होता है, अलग अलग होता है, डिपेंड हाँ किस पे करता है, उसके कोफिशिएंट पर। मटेरियल का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन होता है उस पे डिपेंड करता है किस मटेरियल कितना थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट है। आज इतना ही रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया। आपका ये खत्म हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी। सर रिकॉर्ड हुआ कि नहीं? रिकॉर्ड तो हो गया है 2 घंटा का, 1 घंटा 42-45 मिनट। सर आवाज ही नहीं था सारी। रिकॉर्ड हो चुका है, 1 घंटा 42-43 मिनट हुआ है। इसको हम डेयर एक्स में करके भेज देंगे, ठीक है? हेलो, हाँ इसको हम डेयर एक्स में करके या 2x में करके भेज देंगे। ठीक।